ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। एक बीमार लड़की है, एक गिरता हुआ पत्ता और एक बूढ़ा आर्टिस्ट। हाँ, कहानी तो बहुत सीधी सादी लगती है। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास जो मटेरियल है वो इस सिंपल सी दिखने वाली कहानी के पीछे जो मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं कलात्मक सवाल हैं उनकी पड़ताल करता है। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ उम्मीद पर नहीं है, ये इस बात पर भी है कि उम्मीद पैदा कैसे होती है। क्या उम्मीद का मतलब उसका सच्चा होना जरूरी है या सिर्फ उसका एहसास ही काफी है? हाँ, यही आज की हमारी चर्चा का सेंट्रल सवाल है कि कला का असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ एक आर्टिस्ट का खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया है या फिर उसका मकसद कुछ और है, शायद इंसानियत की सेवा करना? बिल्कुल, और द लास्ट लीफ इस सवाल का एक बहुत ही मार्मिक जवाब देती है। तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां बात सबसे ज्यादा उलझ जाती है, जॉन्सी की बीमारी। हाँ, जॉन्सी को निमोनिया है, लेकिन डॉक्टर वो साफ कहता है कि असली प्रॉब्लम बीमारी नहीं है। असली प्रॉब्लम है जीने की इच्छा का खत्म हो जाना। बिल्कुल, और हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी का प्लॉट पॉइंट नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अच्छा। जॉन्सी ने अपनी जिंदगी की उम्मीद को बाहर की एक चीज, उस आईवी की बेल के पत्तों से जोड़ दिया है। और ये बहुत अजीब बात है ना, कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब अपनी जिंदगी को इतने नाजुक धागे से क्यों बांधेगा? ये तो एक तरह का अंधविश्वास लगता है। इसे अंधविश्वास से ज्यादा शायद निराशा को जाहिर करने का एक तरीका कह सकते हैं। जब कोई अंदर से पूरी तरह हार मान लेता है तो उसे अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए किसी बाहरी प्रतीक की जरूरत पड़ती है। तो वो बिल के पत्ते एक प्रतीक बन गए थे। हाँ, वो पत्ते जॉन्सी के अंदरूनी हालत का एक कैलेंडर बन गए थे। जैसे जैसे पत्ते गिर रहे थे उसे लग रहा था कि उसकी अपनी जिंदगी भी बस खत्म हो रही है। ये उसकी बेबसी का प्रतीक था। और इस बेबसी के सामने उसकी दोस्त सू की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हाँ, वो बहुत कोशिश करती है। वो सूप बनाती है, फैशन की बातें करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड तक उसके कमरे में ले आती है ताकि जॉन्सी अकेला महसूस न करे। ये सब बहुत प्रैक्टिकल, बहुत देखभाल वाले काम है, लेकिन ये काम नहीं आते। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कहानी हमें प्रैक्टिकल देखभाल की सीमाओं के बारे में बता रही है। सू की दोस्ती और देखभाल वो अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन वो जॉन्सी के मन में जो निराशा बैठ गई है उसे नहीं तोड़ पाती। बिल्कुल, जॉन्सी को दवा या सूप से ज्यादा जीने की एक वजह चाहिए थी, और वो वजह सू के पास नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि कभी-कभी तार्किक और व्यवहारिक मदद भी एक बहुत गहरी भावनात्मक जरूरत के सामने नाकाफी हो जाती है। सही बात है। तो जब प्रैक्टिकल केयर फेल हो जाती है तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो पहली नजर में बिल्कुल भी मददगार नहीं लगता। बहरमन। हाँ, एक 60 साल का फेलियर आर्टिस्ट। हाँ, बहरमन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है। 40 साल से एक मास्टरपीस बनाने की बात कर रहा है, पर आज तक एक ब्रश नहीं उठाया। नहीं, वो दूसरे कलाकारों का मजाक उड़ाता है, बाहर से सख्त है, चिड़चिड़ा है। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसके अंदर कोई महानता छिपी होगी। तो जब सू से जॉन्सी की हालत के बारे में बताती है तो उसका पहला रिएक्शन भी गुस्से वाला होता है। हाँ, वो चिल्लाता है इस बचकानी सोच पर। हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत दिलचस्प एंगल सामने लाते हैं। उनका कहना है कि बहरमन का गुस्सा सिर्फ जॉन्सी की बेवकूफी पर नहीं है, अच्छा, बल्कि वो जॉन्सी की हार में अपनी जिंदगी की नाकामी का अक्स देखता है। ओह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। बिल्कुल। सोचिए, एक आदमी जिसने 40 साल से अपनी कला को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत नहीं की, वो एक नौजवान लड़की को जिंदगी से हार मानते हुए देख रहा है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि जिंदगी और कला जैसी कीमती चीजों को यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। मतलब वो जॉन्सी में वही क्षमता देख रहा था जिससे वो खुद जाहिर नहीं कर पाया था। हाँ, उसकी झुंझलाहट असल में अपनी ही हालत पर थी। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब उसका जो आखिरी काम था वो सिर्फ जॉन्सी के लिए एक दया का काम नहीं था, नहीं, बल्कि वो खुद के लिए एक तरह का रिडेम्पशन भी था, अपनी 40 साल की चुप्पी को तोड़ने का एक जरिया। हाँ, और फिर आती है वो तूफानी रात। वो रात सिर्फ मौसम का तूफान नहीं थी, वो जॉन्सी की निराशा और बहरमन के अंदर जो कश्मकश चल रही थी, दोनों का प्रतीक थी। एक तरफ जॉन्सी है जो मान चुकी है कि सुबह पत्ता नहीं होगा और वो भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ बहरमन है जो शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहा है। अगली सुबह जब पर्दा हटता है तो पत्ता वहीं होता है। तूफान, बारिश, हवा, कुछ भी उसे गिरा नहीं पाया। और इस एक सीन ने जॉन्सी को पूरी तरह बदल दिया। वो कहती है, मरने की इच्छा रखना एक पाप है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही कहानी का सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है।
जो पत्ता जॉन्सी को जिंदगी दे रहा है वो असली है ही नहीं। वो तो बेहरमन की कला है। हाँ, ये एक जबरदस्त आइडिया है कि उम्मीद को असरदार होने के लिए सच होने की जरूरत नहीं है। मतलब उम्मीद का भ्रम भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। शायद उससे भी ज्यादा। जॉन्सी का शरीर इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि पत्ता असली था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिमाग, उसका मन इस बात पर यकीन कर चुका था कि जिंदगी लड़ने लायक है। तो क्या ओ हेनरी यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी हकीकत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उस पर यकीन क्या करते हैं? एक तरह से हाँ, हमारी धारणा ही हमारी असलियत है। वाह! बेहरमन ने सिर्फ एक पत्ता पेंट नहीं किया, उसने जॉन्सी के लिए एक नई हकीकत पेंट की, एक ऐसी हकीकत जिसमें उम्मीद थी। और ये कला की सबसे बड़ी ताकत है कि कला सिर्फ दुनिया को दिखाती नहीं है, वो दुनिया को बना भी सकती है। बेहरमन का मास्टरपीस इसलिए महान नहीं है कि वो एक असली पत्ते जैसा दिखता था, वो इसलिए महान है कि उसने किसी की जान बचाई। और ये मास्टरपीस की परिभाषा को ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। 40 साल तक बेहरमन शायद किसी म्यूजियम में लगने वाली पेंटिंग का सपना देखता रहा होगा। हाँ, शोहरत का, नाम का। पर उसका असली मास्टरपीस एक गुमनाम काम था जिसे उसने किसी शोहरत या पैसे के लिए नहीं बनाया। सही बात है। कहानी ये सवाल उठाती है कि एक कलाकृति का मूल्य कैसे तय होता है? क्या उसकी टेक्निक से, उसकी सुंदरता से, या उसके प्रभाव से? हाँ, उसके प्रभाव से। बेहरमन की पेंटिंग शायद कला के पैमाने पर दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग ना हो, लेकिन उसका प्रभाव किसी भी महान कलाकृति से ज्यादा था। उसने कला को एक प्रदर्शनी की चीज से निकालकर जीवन बचाने वाला एक औजार बना दिया। बिल्कुल। और ये बलिदान के कॉन्सेप्ट को भी एक नया आयाम देता है। कैसे? बेहरमन ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उसने अपनी पूरी जिंदगी की कलात्मक महत्वाकांक्षा को एक छोटे निस्वार्थ काम के लिए कुर्बान कर दिया। और शायद इसी में उसकी असली महानता थी। बिल्कुल, उसने अपनी कला के जरिए वो काम किया जो सू अपनी देखभाल से नहीं कर पाई थी। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए एक तर्कहीन, एक कलात्मक और साहसी कदम की जरूरत होती है, न कि सिर्फ व्यावहारिक मदद की। हाँ, बेहरमन या ये काम कला और इंसानियत के बीच का सबसे मजबूत पुल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो द लास्ट लीफ हमें एक फेलियर माने जाने वाले इंसान के बारे में एक असाधारण बात सिखाती है। बेहरमन ने एक ऐसी जिंदगी जी जिसे दुनिया शायद अधूरा और नाकाम मानती, लेकिन अपने आखिरी पलों में उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसे अमर बना दिया। हाँ, ये कहानी सफलता की हमारी जो पारंपरिक धारणा है उसे चुनौती देती है। सफलता लंबी उम्र या शोहरत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आपका जीवन दूसरों पर क्या प्रभाव डालता है। बिल्कुल। बेहरमन ने एक ही रात में 40 साल की गुमनामी से ज्यादा सार्थक जीवन जी लिया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी को जलाया। और इसमें सू की दोस्ती का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर सू ने बेहरमन से मदद ना मांगी होती तो शायद ये कभी नहीं होता। सही कहा। वो एक कड़ी की तरह है जो जॉन्सी की निराशा को बेहरमन से जोड़ती है। बिल्कुल। और आप देखें तो ये कहानी आज के दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हमारी जिंदगी में तनाव है, अकेलापन है, और हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां हमें उम्मीद के उस एक आखिरी पत्ते की जरूरत होती है। वो पत्ता कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। किसी दोस्त का एक फोन कॉल हो सकता है, किसी अनजान की मदद हो सकती है, या कला का कोई ऐसा टुकड़ा जो हमें अंदर से हिला दे। तो द लास्ट लीफ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूपक है। हाँ, एक मेटाफोर है। यह मानवीय भावनाओं की गहराई, दोस्ती की ताकत और उस निस्वार्थ कला की कहानी है जो प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए बनाई जाती है। बेहरमन की उत्कृष्ट कृति ये साबित करती है कि कला का सबसे ऊंचा रूप वो है जो मानवता की सेवा करता है। उसने एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसने जीवन दिया, और ऐसा करके वो खुद अपनी कला के जरिए हमेशा के लिए जीवित हो गया। यह हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी जिंदगी में हमारे आसपास संघर्ष कर रहे किसी इंसान के लिए हम उम्मीद का वो आखिरी पत्ता कैसे बन सकते हैं? कला, दयालुता या समर्थन का वो कौन सा छोटा सा काम है जो किसी की दुनिया बदल सकता है और शायद हमें पता भी ना चले।